नेक्स्ट पार्ट। वो गहरी नींद में थी, स्यागुप्त अंधेरे में, जब दूर एक चीखती हुई आवाज इसके कानों से टकराई। अंधेरों में दरार पड़ी और दूर से आती आवाज करीब होती गई। इसने पलकें जुदा करनी चाही तो जैसे इन पे बहुत बोझ था। वह मुश्किल आंखें खुली तो चंद लम्हे इसे हवास बहाल करने में लगे। इसने इर्द गिर्द देखा। ड्रॉम में पुरसुकून सी नीम तारीकी छाई हुई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे टाली और चारी अपने अपने बिस्तरों में कंबल में सो रहे थे। दीवार पे आवेज़ां बड़ी क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता दे रही थी। वो चिंगारती आवाज अभी तक आ रही थी। इसने नींद से बोझल होता सर दाएं जानिब घुमाया। कोहनी के बल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। इसका तुर्की वाला मोबाइल बज उसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस कॉल्स ने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधियाई। हया ने पलकें सुकेड़े हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिस्सा था। हया ने स्क्रीन के कोने पर लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था तो पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। आधी रात को आने वाला फोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते और ना रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बर्छी की मानिंद होती है जो कोई घूम कर निकालना भूल गया हो। इसकी नसारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे। अम्मा अब्बा और रोहेल सब ठीक तो थे। पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि इसमें बैलेंस नहीं था। इसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के इस तरफ रखा था। इसमें भी बैलेंस खत्म था। बल्कि इस फोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। इसने कंबल फेंका और सीढ़ियां फलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी, गुलाबी चेक वाला ट्राउजर और खुला लंबा कुर्ता। डीजे मोबाइल दो अपना। उसने डीजे के बैंक पर चढ़कर इसको झंझोड़ा। वो मुश्किल हिली। नींद मत खराब करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओगी तुम। पर आंखों से बड़बड़ाते हुए इसने करवट बदल ली। इसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बैंक की कुर्सी खींचकर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फोन पर मिलाने लगी। फोन नंबर हया सुलेमान को कभी जुबानी याद नहीं होते थे। नंबर मिलाकर इसने फोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी निस्वानी आवाज तुर्क में कुछ बकने लगी जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी खत्म हो गया था। इसने झुंझलाकर फोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तक्लाल स्ट्रीट और जवाहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पर फोन फिर से बजाया। ताया फुरकान कॉलिंग। इसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे जो इतने गुस्से से बोले थे कि वो काम गई। जी क्या? हया मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में इसे 1 लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया पर मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यूफोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मॉगलिंग का कोई नंबर नहीं है? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछने लगे। ये नंबर इनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है? अच्छा ठीक है। उन्होंने खटक कर फोन बंद कर दिया। इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे से चेहरे पे आए बाल समेट कर पीछे किया तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिब भी थी और फिक्रमंद थी, मगर दूर अंदर दिल के इस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखाता, इसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा, इस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लौट कर आती है। बहुत अच्छा हुआ ताया अब्बा। सुबह सवेरे उठते ही वो इसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेट कर
दिया स्टोर आ गई। बाल इसने अब कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी कैंची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से इसने कार्ड खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा का नंबर मिलाती बाहर कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी पर जा बैठी। वहां फासले फासले पर गोल मेजों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सबांजी का खूबसूरत फवारा नस्त था, गोल चक्कर में मुकीद फवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाके नीचे गिरती थी। इतने सुबह सुबह फोन कैसे किया? खैरियत? फातिमा जरा फिक्रमंद होंगी। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आरामदेह अंदाज में टेक लगाकर टांग पे टांग रखती जरा खफगी से बोली। हमारी पाकिस्तान एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिस्ड बेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं, तो हम कॉल बैक कर लेते हैं। इसलिए अगर वो अलीउल सुबह खुद फोन करेंगी तो हैरानी तो होगी। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो कैंची चप्पलों में मुकीद पैर झुलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हजारों यूरोस का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी, वो उसी के अंदाज में बात कर रही थी। तो वो तो रेनी डिनर के लिए संभाल रखा है। कौन से रेनी डिनर? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा, और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं, सुबह सुबह ही तंज किए जा रही हैं। आज सब कुछ छोड़ें, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? इसने हाथ से वेटर्स को इशारा किया। वो करीब आया तो इसने मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ, क्यों? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात आया फुरकान का फोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूंगी भला? फातिमा उल्टा खफा है, मगर वो जानती थी कि माओ का भरोसा नहीं होता। ला कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी को मौका इस बात का इस्तेमाल कर ही लेती हैं। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ के गोशो गुजार किए बगैर डोनर्स कहाँ हजम होने थे। सो सारी बात दोहरा दी, बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा गोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो जरा कुछ देर इसी बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली, लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई। उन्होंने जाहिद चचा की बेटी का नाम लिया, जिसकी निस्बत काफी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? इसे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर इसे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती है। मगर उन्होंने जो तारीख बताई है वो अप्रैल में इनके स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तुर्किया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी सिकंदर भाई की तबीयत आजकल खराब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जहान को भेज दो। अच्छा है, साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शायद अटेंड कर लेंगे, मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। इसने फोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंस दी। अम्मा भी कभी कभी लतीफे सुनाती थी। वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते इस ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। इसने सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फुप्पो भी कोई बात गैर मुबहम नहीं करती। बिल्कुल, इसने तारीफ की। बेटा ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे डोनट्स प्लेट में मेज पे रखे तो वो अलविदाई कलमान कहने लगी। इरम के मुतालिक मजीद जानने की फिलहाल इसे तलब नहीं रही थी। नेक्स्ट बात। बेओकदा, फिर बेओकदा। इस रोज वो शाम में जल्दी सो गई थी, तो ईशा के बाद आंख खुली। कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और तुर्की का सफरनामा सुनाकर खूब बोल के, और अब भूख लगी तो किचन में आई थी। डीजे ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और कोई गदला पानी ज्यादा लग रहा था, जिसमें मटर, आलू और प्याज तैर रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए इस मलगूबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल रही थी कि डीजे ने पीछे से आकर बताया कि इसने हाले और अंजुम बाजी के साथ बेओकदा जाने का प्रोग्राम बना लिया और कल सुबह 6 बजे की गोरसल शटल पकड़नी है। बेओकदा, फिर बेओकदा। वो ओवन का दरवाजा बंद करती चौंक कर पलटी।
पल भर में इसकी आंखों में नागवारी सिमट आई। हाले और अंजुम माजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए डीजे ने शान झुकाया। और यकीनन मेरी तरफ से भी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही बेवकदा, और मेरी तरफ से अंजुम माजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीजें उठाकर पटकने लगी। अंदाज में वाज़ेह झुंझुलाहट थी। क्यों? इतना तो खूबसूरत जजीरा है, मुझे नहीं जाना इधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीजर खोले चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा इसकी गर्दन की पुष्ट पे झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुर्रहमान पाशा का जजीरा है और मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीजर का दरवाजा जोर से बंद किया, पैकेट मेज पर रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तुर्क रोटियों का नाम इन्हें मालूम नहीं था, बस दिया स्टोर पर फ्रीजर में नजर आती थी। वो इतनी समझ तो इन्हें थी कि इन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे इसकी रोटी ओवन में रखने तक के सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुर्रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था, हाँ वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर इसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले कैचअप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गए। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो ड्रॉम से ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्जाजार पर चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फोन करके माजरत की, और जब इसे लगा कि वो जरा नाराज हो गई हैं क्योंकि इन दोनों ने खासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता। सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के हया ने फोन ले लिया और इन्हें बताया कि इसकी फुप्पो ने कल इसे और इसकी फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम माजी इसकी दावत कबूल करके इनके साथ चलें, बेवकदा भी फिर किसी रोज चलेंगे। सो अंजुम माजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे के मुंडेर पर आ बैठी। फवारे के पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और इस पानी में बनते मिटते बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ तय्यस को सुना डाली। डीजे कितनी देर तक चुप बैठी रही, फिर ऐसा ऐसा सोचकर बोली, तो वो पिंकी मेजर अहमद जो हमें मार्केट में मिला था? बिल्कुल। और डॉली असली ख्वाजा सिरा था? शायद वो इसका पुराना मुलाजिम था। और तुम उठाकर इसके घर में चली गई? मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती ये नामुमकिन था, मगर तुमने इसे फोन करके बहुत गलती की, तो भुगत रही हो ना गलती। इस जालिम शख्स ने ये नहीं सोचा कि जहां के पास इस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है, इसने इसी को ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया। अब यकीनन वो इसकी लैंडलेडी को शेफ देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इस बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला खत्म हो चुका है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी, अब इनको वापस जाना। सब्जाजार पर चलते ड्रॉम ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज दफा हम अपनी जात को दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। इसकी परेशानी अभी तक इसके साथ थी। नेक्स्ट पार्ट। क्लासरूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकराकर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। इसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पर लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, जरा गौर से इनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिलाती, दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह इसके रजिस्टर पर डाली, वहां इसका चलता कलम लिख रहा था। तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है? किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है? आखिरी लफ्ज लिखकर इसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब
बैठे मोहतसम को पास कर दिया। ये इनकी और फलस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोहतसम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली, फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो इस पर अंग्रेजी में लिखा था, हम टर्की के टूर पे जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टाली। और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? उफ, फिर ये टाली। डीजे कॉल से जवाब लिखने लगे, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। इसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर जरा टेक लगाकर बैठ गई। मोहतसम आप सफे पे चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है? पहली छुट्टी वाले दिन, मोहतसम ने अपना प्रोग्राम बताया। हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा, चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। सामने मोहतसम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए मुश्किल जमाइयां रोकने की सही करी थी। इसे इस क्लास से ज्यादा बोरिंग क्लास कोई नहीं लगती थी। दफतन मोहतसम ने रजिस्टर डीजे की जानिब बढ़ाया तो इस पे लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने जरा सी गर्दन झुकाकर देखा। ऊपर इसने अंग्रेजी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज। इसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफा हलक। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू हिंजों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस कर दिया। मोहतसम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। इस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख कर इनको देते थे। चंद लम्हों बाद इसने फिर सफा हया के सामने किया। इस पे लिखा था, हाली बखैर। हया ने जैसे चिढ़कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा? डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फौरन ही इसे सीखकर मुझसे आज ही की तारीख में पूरी फिरोजुल लुगात लिखवाता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक है पढ़ने में गुजार देगा। और मोहतसम से क्लास के इख्तिताम तक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास खत्म हुई तो वो वापस ड्रोम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में भी काफी वक्त लग गया। इसने एक मोरपंख के सब्ज रंग का पाँव को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल इसने खुले छोड़ दिए थे और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ? डीजे जब बालों में ब्रश कर रही थी, रुककर इसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, दफा हो जा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम माजी और हाले के साथ जहांगीर में वाक़े फुप्पो के घर के सामने खड़ी थी। फुप्पो को तो बता दिया था ना, ये ना हो कि वो कहे मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ बता दिया था, इसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोरबेल बजाई। फुप्पो इनसे बहुत पाक से मिली। लॉन्ग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मरहला तमाम हो गया था। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी। वो वाकईतन बहुत खुश थी। हया इनके घर को अपना समझकर दोस्तों को लाई है, ये ख्याल ही इनको बेहद मुसरत बख्श रहा था। वो इन 2 माह में चंद एक बारी फुप्पो के घर आई थी और पहली 2 दफा के बाद जहाँ कभी घर नहीं मिला था, ना ही इसे बताकर आती थी। इस दफा तो इसने बिल्कुल भी नहीं बताया था। वो अंदर ही अंदर खुद को इसका मुजरिम समझ रही थी। इसके टूटे बिखरे रेस्टोरेंट को याद करके वो अक्सर खुद को मलामत करती थी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजुम बाजी। आपका घर बहुत प्यारा है आंटी, अंजुम बाजी ने सोफे पर बैठते हुए सताइशी अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा। और ये रिग्स तो बहुत ही प्यारे हैं। हाले ने फर्श पर बिछे रिग्स की जानिब इशारा किया। और मेरी फुप्पो भी बहुत प्यारी है। वो फुप्पो के शानों के गिर्द बाजू हमायल किए मजे से बोली तो फुप्पो हंसी। डीजे ने आहिस्ता से सरगोशी की। और फुप्पो का बेटा भी बहुत प्यारा है। हया ने जोर से इसका पाँव दबाया। वो बस सी करके रह गई। चलो तुम लोग इधर बैठो, मैं बस अभी आती हूँ। अच्छे मेजबानों की तरह फुप्पो मुस्कुराकर कहते हुए राहदारी की तरफ मुड़ गई, जिसके दूसरे सिरे पे किचन था। किचन का दरवाजा खुला था, सो सोफों पर बैठते हुए इन्हें किचन का आधा हिस्सा नजर आता था। फुप्पो वो इनके पीछे ही चली आई। अरे तुम क्यों आ गई? इनको कंपनी दो ना। वो फ्रीजर से कुछ जमे हुए पैकेट निकाल रही थी। वो एक दूसरे को काफी हैं। आप सुनाएं, अंकल ऊपर है, मैंने सोचा इनसे मिल लूं। जब भी आती हूँ अमूमन इनके सोने का वक्त होता है, मुलाकात ही नहीं हो पाती। वो ये तो नहीं कह पाई कि जब भी वो आती थी फुप्पो को इनको दवा देकर सुला देती थी ताकि कोई बदमज़गी ना हो। हाँ शायद जागे हुए हो, तुम ऊपर देख लो।
अच्छा, और जहान के रेस्टोरेंट का क्या बना? कुछ लोगों ने नुकसान कर दिया था शायद, जरा सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ, अच्छा खासा नुकसान हो गया इसका, काफी चिड़चिड़ा रहने लगा है उस दिन से। बस दुआ करना, वो पुरमलाल लहजे में कहते हुए कैबिनेट से कुछ निकाल रही थी। वो वापस आई तो डीजे और हाले फुप्पो के घर की आराइश पे तबसरा कर रही थी, जबकि अंजुम बाजी बहुत गौर से टीवी पे कार्टून नेटवर्क देख रही थी, जिसके कार्टून तुर्क में डब किए गए थे। समाजी में जो वाहिद शायद देखने का मौका नहीं मिलता था वो टीवी था। इनको मसरूफ पाकर वो जीना चढ़ने लगी। कंधे से लटकते शेफून के सब्ज दुपट्टे का किनारा जैतून जीनों पे फिसलता इसके पीछे ऊपर आ रहा था। सिकंदर अंकल के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने होले से उंगली की पुश से दस्तक दी, फिर डोरनॉब घुमाकर दरवाजा धकेला। कमरे में नीम तारीकी सी छाई हुई थी, बाहर धूप थी, मगर भारी पर्दों ने इसका रास्ता रोक रखा था। सिकंदर अंकल बिस्तर पर लेटे थे, गर्दन तक लंबा कंबल डाला था और आंखें बंद थी। अंकल, वो हनूज बेहिस्सो हरकत पड़े थे। वो चंद लम्हे तासुब से इनका पसमर्दा बीमार वजूद देखती रही, फिर हौले से दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। वो सीढ़ियों के वश में थी जब बैरूनी दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो वहीं रेलिंग पर हाथ रखे रुककर देखने लगे। सोफों पे आराम से बैठी लड़कियां भी तीर की तरह सीधी हुई थी। दरवाजा खोल कर जहान अंदर दाखिल हो रहा था। एक हाथ में ब्रीफकेस, दूसरे बाजू पे कोट डाले, टाई की नॉट ढीली की, हल्की ग्रे शर्ट की आसीन कोनियां तक मोड़े, वो बहुत थका थका सा लग रहा था, पहले से कमजोर और मुरझाई हुई रंग का। दरवाजा बंद करके वो पलटा तो एकदम ठटक कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सीढ़ी के पास में खड़ी थी, सलाम करके जीने उतरने लगी। जहां ने चौंक कर सर उठाया, फिर उसे देखकर सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया। फुप्पो से मिलवाना था अपनी फ्रेंड्स को। नाइस टू मीट यू। बगैर किसी मुस्कुराहट के इसने खड़े खड़े मुरव्वतन कहा और जवाब का इंतजार किए बगैर ही संजीदा तासुरात के साथ किचन की तरफ बढ़ गया। ये अंजुम मांझी ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। फुप्पो का बेटा जहान है, वो कदरे खफा से तारुफ करवाते हुए आखिरी जीने उतर के सोफे पे आ बैठी। वहां से किचन का आधा मंजर दिखाई देता था। जहान का कोट राहदारी में लगे स्टैंड पे लटका था और ब्रीफकेस का काउंटर पे। वो खुद भी काउंटर से टेक लगाकर खड़ा, पानी की बोतल मुंह से लगाए घूम भरा था। साथ ही फुप्पो कैबिनेट से कुछ निकालती दिखाई दे रही थी। घर छोटा था और राहदारी मुख्तसर, सो किचन में गुफ्तगू करते अफराद की आवाज साफ सुनाई देती थी। जेज़मन जल्दी, वो बोतल रखकर इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमान समझी। जवाबन वो जरा उखड़े अंदाज में दुरुस्ती से तुर्क में कुछ बोला तो डीजे से कुछ कहती हाले ने चौंक कर किचन की तरफ देखा। जिहान। फुप्पो ने तंबी निगाहों से इसे घूरा। इसने जवाब में खांसी तलखी से कुछ कहते हुए बोतल मेज पर रखी। हाले ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। हया इसके चेहरे के उलझे तासुरात बखौर देख रही थी। कुछ देर बाद हाले ने जरा सोचकर बोली, हया, इस्तकलाल स्ट्रीट में आज लेविस पे सेल लगी है, वो चेक ना कर लें? उठने का एक बहाना। हया गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। डीजे और अंजुम बाजी भी कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो, मैं जरा फुप्पो को बता दूं। वो किचन की तरफ आई। बाकी लड़कियां सोफों से अपने बैग उठाने लगी। अच्छा फुप्पो, हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर इसने जहां सिकंदर को कतन नजरअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाजा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अब भी जा रही हो? फुप्पो एक मलामत निगाह जहां पर डालकर तेजी से इसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पी रहा था। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुश दिली से इनको खुदाहाफिज करके बाहर निकले। डोरमेट पे रखे अपने जूतों पे पांव डालने तक इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी और इसकी जगह सपार से सख्ती ने ले ली और इन चारों के आगे खामोशी से सड़क किनारे चलने लगी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मोड़कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब हुई। हाले, जहां ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। काम में लिपटा इसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले, मुझे बताओ उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले, नूर, छोड़ दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए इसका पूरा नाम लिया। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। इसने पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा कि इनके लिए इतना फैलाव करने की क्या जरूरत है, और फिर इसने कहा कि सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं जाया कर दें। इसके कंधों पर रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो।
अंजम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर इसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेब में हाथ डाले सीध में देखते हुए इनके आगे चलती जा रही थी। आज इसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। इसने वाकई तहिया कर लिया था कि वो दोबारा फुप्पो के घर नहीं जाएगी। नेक्स्ट पार्ट। रात सबांजी के गिरदो नवा पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्जाजारों पे जमी बर्फ अब पानी बनकर झील पर बहती थी। बाहर की ताजा हवा हर सू फूल खिला रही थी। ड्रोन ब्लॉक सी चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही बाकी थे और छुट्टियों से पहले ही इनकी ड्रोम में आखिरी रात थी। फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पे निकल जाना था। खतीजा, हया, टाली और चारी के ड्रोम में रौनक अपने अजूज पर थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पर सुनहरी बालों की लट लपेटे हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है। ओह, तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ साथ बमुश्किल हंसी रोकते हुए बोली। मोमिन काफी दिनों से इसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो इसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ के साथ नजर आती थी। लतीफ खालिस डेट और कैथोलिक था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब इसके माँ बाप ने इसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ के नाम पर रखा था। यूं तो वो तमाम फलस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सवाए मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और इसके मुकाबिल कॉच पे स्पेन की सैंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। इस टाइम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं। हाले मतलब से सैंड्रा से पूछ रही थी। चारी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने ऑयल की आधी शीशी इनको दिखाते हुए बार बार नफी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा इसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर रही थी कि चूंकि मैं जल्दी में इसलिए आपसे पूछ नहीं सकी। और चारी को जब से इन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टाली जो ऊपर अपने बैंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी लम्हा भर को बात रोककर चारी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर हर बात का वहीं से आगाज किया जहां छोड़ दी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच सिट्रस दैट। टाली के नजदीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिश शहर, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन। और इसके जाते ही हया और डीजे इसके फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फलस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन। अब भी हया इन दिमाग से दोनों हथेलियों पर चेहरा गिरा इसकी बातें सुन रही थी। जो भी था इसराइल नामा सुनने में मजा बहुत आता था। धीमी आवाज में बात करने के बावजूद सबकी आवाजों ने मिलकर एक शोर मचा रखा था और इस सारे शोर में डीजे अपने बैंक के ऊपर बिस्म में लेटी तकिया मुंह में रखे हुए थी। इनकी आवाजें बुलंद होती गईं तो इसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से इनको मुखातिब किया। प्लीज शोर मत करने, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने ने। ओके ओके। हाले ने फौरन इस बात में सर हिलाया। सबने करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलने लगी। डीजे वापस पलट गई, लेट गई और तकिया मुंह पे रख दिया। हाँ चांद, मैं चांद को ही देख रही थी। सारा जो अपनी लट को उंगली में मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ कुछ सुनकर जरा गड़बड़ा गई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओह, मैंने शायद फिर अपने तस्वर में देखा था। मुझे यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे। मगर ये रिंग। सरबरा मैगजीन के सफे को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफा निकालकर हाले को दिखाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाजें फिर से बुलंद होने लगी। चंद सानियों के बाद ड्रम फिर से शोर मचा रहा था। कैन समवन प्लीज शट अप? डीजे जब्त होकर उठी और जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफा इनको खामोश होने का कह चुकी थी मगर बार बार लड़कियों की आवाजें बुलंद हो जाती थी। लेकिन इसके यूं चिल्लाने पर एकदम से ड्रोम में आवाजें बंद होंगी। बस तुम आराम करो, हम चुप हैं। अब हाँ, अब सब आहिस्ता बोलो। अच्छा,
हया ने जल्दी से मुस्कुराकर इसे तसल्ली दी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वापस लेट गए और कमरे में सब मध्यम सरगोशियों में बातें करने लगे। चंद पल मजीद सिरके फिर इसराइल में हमारा मुकद्दस दरख्त। सबसे पहले टाली की आवाज बुलंदी, फिर सारा, फिर हाले, फिर चारी, जो अभी तक सबको मुतवज्जा करने की सही करते हुए इन्हें बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात हैं कि किसी का तेल इससे पूछे बगैर इस्तेमाल किया जाए। शोर वापस लौट रहा था। डीजे एकदम उठी, कंबल उतारकर फेंका, बैंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरी, अपनी मेज पर रखा स्वेटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, तय कर वो ऐनक खोल कर आंखों पे लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। इसने अपने पीछे धड़ाम से दरवाजा बंद किया। ड्रॉम में एकदम फिर सन्नाटा छा गया। इसने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। चाय ने खफत से अपनी बोतल वापस बैग में रखी। हाले और सैंड्रा ने मैगजीन बंद कर दिया। सभी नादम निगाहों के तबादले हुए। वो नाराज हो गई है, अब क्या करें? हाले बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं इसे मनाती हूँ। हया ने कंबल परे हटाया और बैंक की सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। इस मेज पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई। पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा था। स्टडी साथ ही थी। इसे पता था कि डीजे वहीं गई होगी। इसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। वो सामने राइटिंग टेबल पर किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से उसका नीम रोकनी नजर आता था, फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही थी। इसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों से चलते हुए इसके करीब आई। डीजे। खदीजा बाएं कनपटी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पर झुकाया आंसू पीने की कोशिश करती। डीजे, वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींचकर इसके साथ बैठी और इसका हाथ थामना चाहा। डीजे ने सख्ती से हाथ छुड़ा लिया। इसे बेहद मलाल हुआ। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? वो जवाब दिए बिना ही कनपटी को उंगली से मसलती किताब पर सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है? इसने हौले से पूछा। डीजे ने इस बात में सर हिलाया। टैबलेट ली है कोई? हाँ, वो हथेली की पुष्ट से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज भारी थी। सिर्फ यही बात है? इसने गौर से इसका चेहरा देखा। मुझे घर बहुत याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर तो चले जाना है ना? सेमेस्टर खत्म होने में बहुत देर है। इसने चेहरा उठाकर बेजारगी से इसे देखा। ऐनक के पीछे इसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए थे, मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, जून में एग्जाम होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म हो गए। डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। इसने हाथ झाड़कर सारी बात खत्म कर दी। डीजे ने चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से इसे देखा। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डूब रहा था। पता नहीं घर में सब ठीक भी है या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल इनके लिए दुखता है। हया, मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए। स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कजन की शादी है, मगर मैं इसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेज़ाइया झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आजादी से वक्त गुजारने का शौक था। ऐसी आजादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आजाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और यही वो तन्हाई कैद कर लेती है। हर आजादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे तासुब से नफी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज पर रखी डीजे की मोटी सी फलसफे की किताब में पड़ी, जिसके सर वर्क पे सुकरात की तस्वीरें बनी थी। इसकी पेशानी पे बल पड़े हटाओ इन बूढ़े अंकलों को, इन्हीं को पढ़ पढ़ कर तुम्हारा
दिमाग खराब हुआ है, सुकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह कि सुकरात ने किस अजमत और बहादुर से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तनक कर कहते हुए खड़ी हुई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे, 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। डीजे मुस्कुराई। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। तो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का इसराइली नामा सुनने वापस चली गई। ओह नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोली। इसे नए टाइम पुराने टाइम से ज्यादा कोफ्त किसी शय से नहीं होती थी। नेक्स्ट पार्ट।